बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासीन और आप देख रहे हैं बीज से फल तक। आज हम आपसे इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो नाइट्रोजन के हवाले से है। नाइट्रोजन का इस कायनात में बहुत अहम रोल है, यानी इंतहाई अहम किरदार है। नाइट्रोजन हवा में तकरीबन 78% तक मौजूद होती है। इस दौर जदीद में डीएनए के लफ्ज़ से तो आप सब हजरात वाकिफ़ होंगे। ये डीएनए इंसानों में भी मौजूद है और पौधों में भी मौजूद होता है, और नाइट्रोजन डीएनए का एक अहम पार्ट है। नाइट्रोजन डीएनए के बढ़ने में, उसकी बढ़ोतरी में इंतहाई अहम है। इसके अलावा ज़मीन में मौजूद कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पौधे के साथ गांठ बनाकर हवा से नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है कि वो हवा से नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं, और बाकी कुछ पौधों को अल्लाह पाक ने ऐसी सहूलत नहीं दी या ऐसी सलाहियत से नहीं नवाजा। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम ज़मीन में कुछ जो जानवर मर जाते हैं उनको दबा देते हैं, पौधे गल सड़ जाते हैं। पत्तों के गलने सड़ने से भी नाइट्रोजन पैदा होती है। ये नाइट्रेट की फ़ॉर्म में मौजूद होता है, जो पौधे जड़ों के ज़रिए इसको हासिल कर लेते हैं, और फिर ये गैस की सूरत में जब अपना काम कर लेते हैं तो गैस की सूरत में वापस हवा में शामिल हो जाते हैं। यूँ जो कायनात में नाइट्रोजन का साइकिल है वो इसी तरह चलता रहता है। अब नाइट्रोजन जो है वो डीएनए का पार्ट कैसे है? बेसिकली नाइट्रोजन डीएनए की बढ़ोतरी में बहुत ज़रूरी है। जब डीएनए बढ़ता है तो उससे अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड के बनने के बाद प्रोटीन बनता है, और जो प्रोटीन है, अगर आप पौधे में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक प्रोटीन ही प्रोटीन होता है पौधे में। तो इसलिए अक्सर हमारे ज़िम्मेदार भाई कहते हैं जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं या पौधे हैं, वो उनके पत्ते पीले हो जाते हैं, वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और यूँ कह लें कि फसल एकदम रुक जाती है, और ज़िम्मेदार भाई कहते हैं कि जी हमारी जो फसल है वो रुक गई है नाइट्रोजन की कमी की वजह से। तो मार्केट में अगर हम बात करें कि ये किस हालत में या किस ब्रांड में, ये किस तरह की ये अवेलेबल है, उस पे बात करें तो नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, और उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन भी कहते हैं और कैन गुआरा भी कहते हैं। इस हालत में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स में ये अवेलेबल होती हैं। अब इसमें कुछ खादें ऐसी हैं जो नाइट्रेट आयन देती हैं, और कुछ ऐसी खादें हैं जो अमोनिया आयन देती हैं। पौधा जो है अगर उसकी बात करें तो वो किस किस्म की जो नाइट्रोजन है उसको आसानी से हासिल कर लेता है, तो वो नाइट्रेट आयन को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। लेकिन नाइट्रेट आयन जो है वो ज़मीनों की पीएच को बढ़ाता है, और पीएच बढ़ने से आपको पता है ज़मीनें सख्त हो जाती हैं। तो और जो अमोनिया आयन है ये एक मस्बत आयन है, इससे हमारी ज़मीनों की पीएच बढ़ती नहीं है। और इस तरह अगर हम डबल एक्शन की बात करें, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो मार्केट में अवेलेबल है, कैन गुआरा के नाम से अवेलेबल है, फातिमा फर्टिलाइज़र का एक ब्रांड है, उनका ये दावा है, वो ये कहते हैं कि ये हमारी डबल एक्शन है। तो वो कैल्शियम आयन भी देती है, वो अमोनिया आयन भी देती है और नाइट्रेट आयन भी देती है, इसलिए उसको डबल एक्शन कहा जाता है। लेकिन उसमें जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो तकरीबन 26% होती है। तो इसलिए ज़िम्मेदारों को उसको इस्तेमाल करते हुए ये देखना चाहिए कि हमारी जो क्रॉप है, जिस फसल में वो डाल रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन की मिकदार कितनी चाहिए। सिर्फ़ सुन-सुना के या रवायती तरीक़ों से भी 2 बोरी डालनी है या 3 बोरी डालनी है या आधी बोरी डाल के काम चलाना है, इस पे अमल नहीं करना। आपने जो बैग है उसमें नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है और फसल को कितनी ज़रूरत है, वो उसके मुताबिक डालनी चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन का इस्तेमाल और यूरिया का इस्तेमाल हम मुसलसल करते जा रहे हैं, ये सालों-साल से चल रहा है यही काम, जिससे हमारी ज़मीनों की पीएच बढ़ गई है, और ज़िम्मेदार भाई जो है वो नामियाती मादा उनका इस्तेमाल कम करते हैं, मतलब गली-सड़ी जो खादें हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते जिसकी पीएच बढ़ जाती है। गली-सड़ी खादों या गोबर को प्रोसेस करके, डिकम्पोज़ करके जो हम नामियाती मादा ज़मीन को देते हैं, उस हवाले से मैं एक बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि गोबर को डिकम्पोज़ करके हमें खेतों में डालना चाहिए, तभी उसको नामियाती मादा की सूरत में हमारी ज़मीनों को वो मिलेगा,
और उसका फ़ायदा भी होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कि इनको किस किस वक्त डालना चाहिए, यानी फसल में किस टाइम पे यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे पहले जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी जब इसके पत्ते का पहला पत्ता निकल आता है, तो तब हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद फूल बनने का अमल है, जो फूल बनने का अमल है वहाँ पे भी यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें आगे इसके अगले प्रोसेस की, तो फिर ये फूल से फल की तरफ जा रहा होता है, यानी टिंडे बन रहे होते हैं, फल बन रहा होता है, तो उस वक्त भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, एक बड़ा क्रिटिकल टाइम आता है फसल में, जब नए पत्ते भी बन रहे होते हैं, फूल भी बन रहे होते हैं और साथ में फल भी बन रहा होता है, तो उस वक्त भी हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका बेजा इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। कुछ हमारे जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो कहते हैं कि बस बैगों के बैग जो है हम खेतों में डालते रहें और इससे हमारी पैदावार बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके नुकसानात भी होते हैं। अगर हम इसको एक हद या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यूरिया जो है या नाइट्रोजन ये मूवेबल होती है। फास्फोरस साकिन है, वो ज़मीन में जाके पड़ी रहती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये ज़मीन में हरकत करती है, तो ये ज़मीन में लीच डाउन हो जाती है, हवा में ये इवेपोरेट भी हो जाती है, जिससे आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। और अगर ये ज़ेर ज़मीन पानी में जाके शामिल हो जाए तो पानी को पोल्यूटेड करती है और पानी को ज़हर-आलूद कर देती है। इस तरह ये अगर बह के नदी नालों में शामिल हो जाए, तो नदी नालों में मौजूद आबी हयात जो है, दरियाओं में आबी हयात जो है, उसको भी ये नुकसान पहुँचाती है। तो नाइट्रोजन के इस्तेमाल के साथ-साथ ज़िम्मेदारों को फ़ॉस्फ़ोरस की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जो फ़ॉस्फ़ोरस है, उसका बहुत अहम रोल होता है। सिर्फ़ यूरिया के बार-बार इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार नहीं होती, पैदावार ज़्यादा नहीं आएगी। उसके लिए आपको फ़ॉस्फ़ोरस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में आप सब हज़रात के साथ फ़ॉस्फ़ोरस के टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो फ़ॉस्फ़ोरस के हवाले से भी बात करेंगे। फ़ॉस्फ़ोरस की बात करते-करते याद आया कि ज़िम्मेदार भाइयों को अपनी ज़मीनों की जो है वो उनका तज्ज़िया ज़रूर करवाना चाहिए। उनके सैंपल लेके जाना चाहिए महकमा ज़राअत की लैबोरेटरीज़ में, तो वहाँ जाके आप इसकी इसकी सॉइल की जो है वो टेस्टिंग करवाएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ज़मीनों में अज्ज़ाए कबीरा की कमी है, अज्ज़ाए सगीरा की कमी है। अज्ज़ाए कबीरा में यानी नाइट्रोजन है, इसी तरह पोटाश है, या हमारी ज़मीनों में फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो कितनी मौजूद है और कितनी हमें और मज़ीद ज़रूरत होगी। और इसी तरह अज्ज़ाए सगीरा की भी बात करते चलें तो सगीरा में जैसे ज़िंक है, बोरान है, मैंगनीज़ है, कॉपर है, तो इनका भी पता चल जाएगा। आप अपनी ज़मीन का एक चार्ट बनाएँ और उस चार्ट में आपको याद रहेगा कि आपकी ज़मीनों में किस चीज़ की कमी है, आपने पहले कौन-सी फसल लगाई है, उनमें कौन-सी खादों का इस्तेमाल किया है और अब आगे आप कौन-सी फसल लगाने जा रहे हैं। और उन जो जो आप अगली फसल लगाने जा रहे हैं, उनमें किन खादों का इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इन तमाम बातों पे अमल करें, जिससे आप अपनी ज़मीनों की पीएच को भी मुतासर नहीं, आप अपनी ज़मीनों की पीएच को भी बरकरार रख सकेंगे और साथ-साथ अपनी फसलों से बेहतरीन पैदावार भी हासिल कर सकते हैं और फ़िज़ूल ख़र्ची से भी बच जाएँगे, क्योंकि फ़िज़ूल ख़र्ची जो है वो गुनाह है। अगर आप बिना तज्ज़िया करवाए खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे, अब जैसा कि नाइट्रोजन का की बात करें तो वो भी बहुत महँगी है, इस वक़्त शॉर्ट भी है, 3500 से ऊपर-ऊपर बैग चल रहा है। नाइट्रोजन भी 10 से 11,000 12,000 के करीब-करीब बैग होगा। तो वो आप 2 बोरियाँ ऐसे डालते ही रहेंगे, तो वो भी एक फ़िज़ूल ख़र्ची हो जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे फ़ॉस्फ़ोरस पे। तो तब तक मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।